नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने प्रोवाइड कराई थी? ब्लैक एंड बैथे, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वी ब्लैक एंड एच बैथे। इन दोनों ने क्या करा था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रोवाइड करवाई थी। देखिए जहाँ पे हमने वीबीटी में क्या कंसीडर किया था? कोवलेंट नेचर कंसीडर किया था बॉन्ड का, मेटल लिगेंड बॉन्ड का। यहाँ पे क्या किया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर कंसीडर किया गया है मेटल और लिगेंड बॉन्ड का, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या करा था? क्या कहा था कि जो बॉन्ड होगी मेटल और लिगेंड में क्या होगी? प्योरली कोवलेंट बॉन्ड होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? जो बॉन्ड होगी मेटल और लिगेंड में क्या होगी? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। आप देखिए, आपने दो टाइप्स के लिगेंड पढ़े हैं, कौन से? नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स। तो क्या कहा गया था? जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स होंगे, जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड होंगे, उनको क्या कहा गया था? एक पॉइंट चार्ज कहा गया था। मतलब एक पॉइंट की तरह है जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, जो क्या करेगा? मेटल को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा गया था? जो न्यूट्रल लिगेंड है उनको क्या ऐसे कंसीडर किया गया था? एज अ डाइपोल कंसीडर किया गया था। अब देखो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कैसे केस है। अब देखो यहाँ पे मेटल के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड के ऊपर क्या दिखा दिया? प्योर नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, प्योर नेगेटिव चार्ज, और उसको क्या बोल दिया? पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे देखो जो बॉन्ड बन रही है वो क्या दिखा दी? यहाँ पे प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पूरे तरीके से बता दिया। अब क्या करें? न्यूट्रल लिगेंड में कैसे बताया उन्होंने? डाइपोल के केस में। न्यूट्रल लिगेंड में कैसे बताया? एज अ डाइपोल। अब देखो डाइपोल है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल, ये अमोनिया का एग्जांपल लिया मैंने। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बॉन्ड होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगी। तो वहीं पे जहाँ पे आपके पास देखिए वीबीटी में क्या था? सिर्फ कोवलेंट नेचर के बारे में बताया गया था। यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के बारे में बात की गई थी, ठीक है। समझ में लगा? अब देखिए क्या है नेक्स्ट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या कहा गया है? आपके पास जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी dxy, dyz, dzx, dx², y², dz², ये जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं क्या होते हैं? लिगेंड की इन्फ्लुएंस में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। क्या होते हैं? लिगेंड की इन्फ्लुएंस में दो सेट में ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक in two sets in the influence of लिगेंड। वो दो सेट कौन कौन से होते हैं? एक सेट को तो क्या बोला जाता है? T2G, ठीक है। एक सेट को क्या बोलता है? T2G। इसके अंदर क्या होते हैं? 3d ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz और dzx, ठीक है। ये सारे वो ऑर्बिटल्स हैं जो होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। ये सारे वो ऑर्बिटल्स हैं जो क्या होते हैं? एक्सिस के इन बिटवीन होते हैं। दूसरा जो सेट था उसको क्या बोला गया था? ईजी सेट, जिसमें क्या होते हैं? बाकी के जो दो रिमेनिंग बचे हैं, dx² y² और dz²। जो ये वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ऑन द एक्सिस होते हैं। जैसे वो इन बिटवीन द एक्सिस थे, ये क्या उनसे होते हैं? ऑन द एक्सिस। डी ऑर्बिटल की शेप पता है ना सबकी, ठीक है। ये सारे क्या होते थे? इन बिटवीन द एक्सिस होते थे, और ये क्या होते थे? ऑन द एक्सिस होते थे। अब देखिए क्या है यहाँ पे T2G और EG में मतलब क्या है? T2G का मतलब क्या है? जो यहाँ पे T है, T का मतलब क्या है? ट्रिपली डीजनरेट। ट्रिपली डीजनरेट मतलब कि ये ऐसे तीन ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। E का मतलब क्या होता है? डबली डीजनरेट। डबली डीजनरेट, इसको क्या बोला जाता है? ई को क्या बोला जाता है? डबली डीजनरेट। यहाँ पे जो वर्ड है जी, एक वर्ड और यूज हो रहा है जी। जी का मतलब क्या होता है? गेरार्ड, ठीक है। यानी सिमेट्री से रिलेटेड है ये। यानी ये क्या है? ऑर्बिटल्स क्या होंगे? लगभग सिमेट्रिकल होंगे। समझ में लगा ये? तो क्या है आपके पास जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं दो सेट्स के अंदर, T2G और EG के अंदर। कब? जब क्या होता है? लिगेंड मेटल के पास आता है, ठीक है। समझ में लगी ये बात? अब हमने पढ़ना है कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा और टेट्राहेड्रल में क्या होगा। देखिए इसकी जो बेसिक थ्योरी है उसमें ना जाके आपको डायरेक्ट सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, क्योंकि इतना थ्योरी के लिए तो अभी टाइम नहीं है। देखिए क्या है आपके पास?
स्टार्टिंग में जो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सबकी एनर्जी सेम होती है। ये क्या है, स्टार्टिंग में मैंने 5 d ऑर्बिटल्स बनाए हैं जिनकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल सेम है। आप बोल सकते हो d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल हैविंग सेम एनर्जी इन द absence ऑफ लिगेंड। देखिए जब आपके पास कोई भी लिगेंड नहीं है तो इन सभी के सभी 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए क्या होगा अगर मैं इन 5 ऑर्बिटल्स को क्या करवाया, मैंने स्फेरिकल फील्ड से ट्रीट करवाया। मतलब क्या करा मैंने, मान लीजिए आपके पास ये एक मेटल आयन है कोई भी, इसके अराउंड क्या लगा दी मैंने, एक स्फेरिकल क्या कर दी, एक लिगेंड फील्ड लगा दी। ठीक है, अब देखो जब स्फेरिकल लिगेंड फील्ड लगाएंगे हम तो क्या होगा, सबके सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी, लेकिन अभी भी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एनर्जी सबकी हो तो क्या गई, रेज होगी। मान लीजिए यहाँ पे इसकी एनर्जी 5 थी, यहाँ पे इसकी एनर्जी 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 के 5 ऑर्बिटल्स की 5 एनर्जी थी, यहाँ पे 10 के 10 ऑर्बिटल 5 के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, 10 है। मतलब एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आपके पास जो फील्ड होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल फील्ड। लेकिन स्फेरिकल फील्ड तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर क्या होगी, डिस्टोर्शन होगी। तो जब भी आपके पास लिगेंड्स आते हैं मेटल के पास, तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, 2 सेट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ रहे हैं हम। ऑक्टाहेड्रल मतलब जिसमें लिगेंड क्या होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 2 सेट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक सेट तो क्या होगा, लोअर एनर्जी का, एक सेट क्या हो जाएगा आपके पास, हायर एनर्जी का। जो इसमें लोअर सेट होता है उसको सेट को बोला जाता है T2G, यानी 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से, DXY, YZ और ZX। और जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है उसको क्या बोला जाता है EG। इसमें कौन कौन से होते हैं, 2, X2, Y2 और DZ2। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी आपके पास मेटल आयन के पास लिगेंड आएगा, लिगेंड आने से क्या होंगे कि जो 5 सेट जिनकी एनर्जी सेम थी वो क्या हो जाएंगे, 2 सेट के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, यानी 3 ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे, बाकी 2 ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, अनस्टेबलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, जो ये सेंटर होता है मतलब क्या है, जितनी एनर्जी ऊपर उतनी एनर्जी नीचे, मतलब एक तरह का क्या बोल दो आप, सेंटर। इस सेंटर को बोला जाता है बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। इसको क्या बोला जाता है, बैरी सेंटर। अब देखिए क्या है, बैरी सेंटर और जो इन दोनों के बीच का गैप होता है उसको क्या बोला जाता है, डेल्टा नोट। डेल्टा नोट, डेल्टा का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, डेल्टा मतलब स्प्लिटिंग और ये ओ क्या है, ऑक्टाहेड्रल के बारे में बता रहा है। अब देखिए क्या है, अगर हम बैरी सेंटर से एनर्जी कैलकुलेट करें, अबव पार्ट की एनर्जी कितनी होगी और लोअर पार्ट की एनर्जी कितनी होगी, वो हमने यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, अबव पार्ट की एनर्जी कितनी होगी, मतलब क्या है कि जो ये अनस्टेबलाइज्ड हुआ है, डिस्टेबलाइज्ड हुआ है, ये सॉरी डिस्टेबलाइज्ड कितना हुआ है, और जो ये स्टेबलाइज्ड हुआ है वो कितना स्टेबलाइज्ड हुआ है, हमने वो निकालना है। अब देखिए ये जो 3 ऑर्बिटल स्टेबलाइज्ड हुए हैं, ये कितने स्टेबलाइज्ड हुए होंगे, ये 3 ऑर्बिटल्स कितने स्टेबलाइज्ड हुए होंगे, जितने ये अनस्टेबलाइज्ड हुए हैं, जितने ये डिस्टेबलाइज्ड हुए हैं उतने ये स्टेबलाइज्ड हुए होंगे। यानी ये 2 ऑर्बिटल्स थे, तो आप क्या लिख सकते हो, इसकी एनर्जी क्या आएगी, 2/5 डेल्टा नोट। ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स ऊपर हैं वो आपने क्या लिखने हैं, नीचे, और जितने नीचे हैं वो कितने लिखने हैं आपने, ऊपर। यानी क्या आ जाएगा, 3/5 डेल्टा नोट। ये क्या आएगा आपके पास, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, देखो टोटल 5 ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स ऊपर गए हैं वो क्या आ जाएगा, -2,
बाई 5। माइनस क्यों लगाया है ये बताओ, यहाँ पे प्लस लगाया और यहाँ पे माइनस लगाया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज, यानी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है इस करके माइनस साइन, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है इस करके यहाँ पे प्लस साइन लगाया गया। ठीक है, तो ये है आपके पास, जब भी आपके पास लिगेंड फील्ड होगा कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें स्प्लिटिंग आ जाएगी। और स्प्लिटिंग किस टाइप से आएगी कि 3 ऑर्बिटल्स तो लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, 2 ऑर्बिटल्स क्या चले जाएंगे आपके पास हायर एनर्जी में। जितनी एनर्जी लो होगी वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, जितनी एनर्जी दूसरे ऑर्बिटल्स की इंक्रीज हुई है। इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, जितनी दूसरे ऑर्बिटल्स की डिक्रीज हुई है। ठीक है, और जो इनके बीच का गैप है उसको क्या बोला जाता है, डेल्टा नोट। अब देखिए ये जो डेल्टा नोट है, क्या ये सभी केसेस में सेम रहेगा? डेल्टा नोट जो है वो डिपेंड करता है डेल्टा नोट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। डेल्टा नोट किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल पे। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की, उतना ही डेल्टा नोट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना ही डेल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, ये डेल्टा नोट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड का क्या इन्फ्लुएंस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड डेल्टा नोट इज हाई। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही डेल्टा नोट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की, उतना ही ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नोट की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में लगाइए। उसके बाद आ जाइए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि ये जितनी भी स्प्लिटिंग हुई है, इस स्प्लिटिंग से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, मतलब क्या है, जो ये स्प्लिटिंग हुई है इससे सिस्टम की एनर्जी लो डाउन हुई है या बढ़ गई है, उससे हम कैसे पता लगाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -0.4 n इंटू T2G प्लस 0.6 n इंटू EG माइनस 0.4 n T2G प्लस 0.6 n EG। इसका मतलब क्या है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ तक समझने लगा, कोई डाउट यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स आते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं आपके पास, 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स आते हैं। एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दूसरे क्या होते हैं आपके पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, मान लीजिए अब आपके पास अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है, आपके पास ये क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है, और मैंने क्या करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो देखो पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, लोअर एनर्जी में आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी में आ गए। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, जो 4th इलेक्ट्रॉन है, अब वो कहाँ पे जाएगा? ठीक है, 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? अब देखिए अगर ये गैप ज़्यादा है, अगर ये गैप ज़्यादा है तो 4th इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर नहीं जा पाएगा हायर एनर्जी में, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे ही पेयर अप हो जाएगा। अगर आपके पास ये डेल्टा नोट यानी ये गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपर नहीं जा पाएगा हायर एनर्जी में, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे ही पेयर अप हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये डेल्टा नोट स्मॉल है, अगर डेल्टा नोट क्या है, ये कम है, तो क्या हो जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कि वो अबव भी जाके ऑक्यूपाई हो सकता है, ऊपर जाके भी वो क्या हो सकता है, ऑक्यूपाई हो सकता है। तो उस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब आपके पास डेल्टा नोट ज़्यादा होता है तो आपके पास क्या बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और अगर आपके पास डेल्टा नोट कम होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, डेल्टा नोट अगर आपके पास कम है, डेल्टा नोट अगर हाई है तो आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और अगर आपके पास डेल्टा नोट क्या है, लो है, तो आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे।
ठीक है, समझने लगी ये बात। इसको अब हम फिल करके देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं D1 सिस्टम की। D1 सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं इधर एक तरफ हाई स्पिन की और एक तरफ बात कर रहे हैं हम लो स्पिन की। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा, सबसे पहले T2G में ही आएगा, तो उसके लिए तो कोई आपके पास केस ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ हाई स्पिन की तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, T2G 1 EG 0, और लो स्पिन में भी वही रहेगी T2G 1 और EG 0, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा, हुंस रूल को वॉयलेट नहीं करना कभी भी, ठीक है, हुंस रूल को वॉयलेट नहीं करना। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या आएगा, सेकंड ऑर्बिटल में आएगा। तो D2 सिस्टम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, T2G 2 EG 0, और लो स्पिन के लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। D3 सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, D3 सिस्टम के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट जो हम D4 सिस्टम कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, D4 सिस्टम। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब आपको ऐड करना है तो देखो यहाँ पे अब आपके पास दो केस हैं, या तो वो T2G ऑर्बिटल में आ जाए, यानी यहाँ पे पेयरिंग होनी शुरू हो जाए, या फिर वो क्या चला जाए, EG में चला जाए, ठीक है। या तो वो यहाँ पे पेयर अप होना शुरू हो जाए या फिर वो EG में चला जाए। अब देखो अगर ये गैप ज़्यादा होगा, अगर ये इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले में नहीं जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लोअर वाले में ऑक्यूपाई हो जाएगा। अगर ये गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ईजिली EG में चला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ईजिली EG में चला जाएगा। तो अगर मैं D4 सिस्टम की हाई स्पिन में क्या होता है, डेल्टा नोट लेस होता है, ये बात याद रखना, हाई स्पिन में डेल्टा नोट लेस है। अब अगर देखो डेल्टा नोट लेस है तो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, EG में चला जाएगा। अगर डेल्टा नोट ज़्यादा है तो यानी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अगर डेल्टा नोट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2G में ही फिल होगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, T2G 4 EG 0, ठीक है। वैसे अगर हम D5 की बात करें तो फिर से अगर आपके पास हाई स्पिन है तो वो ऊपर जाके ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, EG 2 बन जाएगा, और इसमें क्या होगा, वो नीचे ही ऑक्यूपाई हो जाएगा। समझने लगी बात। यानी अब आपके पास केस क्या हो चुका है, अगर बात करें हम हाई स्पिन की, ये है, और लो स्पिन में ये है, ठीक है। यही हुआ ना, हाई स्पिन में आपके पास ये केस है और लो स्पिन में ये है। अब देखो अगर मैं D6 की बात करूं, हाई स्पिन की, D6 की बात करूं हाई स्पिन की, अब देखो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, ये सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, फिर से क्या आना शुरू हो जाएगा, वो T2G में, ठीक है। तो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, T2G में, और उसमें अगर हम बात करें तो अभी एक स्पेस आपके पास वैकेंट पड़ा है, तो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इसमें ही आएगा। तो क्या आएगा आपके पास, T2G 6, ठीक है। D7 की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, T2G 5 EG 2, और ये क्या हो जाएगा, T2G 6 EG 1। अब देखो ये सारे के सारे सारे के सारे डबली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। अब तो इलेक्ट्रॉन पे कहीं चांस ही नहीं जाने का, तो वो उसको हायर एनर्जी में जाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई होगा, हायर एनर्जी वाले में। तो आगे आपके पास ये D8 क्या आएगा आपके पास, T2G 6 EG 2, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, T2G 6 EG 2। बाकी D9 और D10 की क्या रहेगी, सेम रहेगी, T2G 7 EG 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, T2G 6 EG 3। लास्ट में क्या हो जाएगा, सारे फुल्ली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे,
ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब देखो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी किस तरीके से जाएगी, ये आप ध्यान दीजिए थोड़ा। मान लीजिए आपके पास ये 3 केस हैं, ठीक है। इन 3 केस में क्या करना है आपको, सेंट्रल मेटल आयन की या फिर सेंट्रल मेटल एटम की क्या बतानी है आपने, कन्फिग्रेशन बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मेटल का क्या निकाल लोगे, चार्ज निकाल लोगे। इस पे क्या आएगा, मैग्नीज पे 2 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीज कितने पे है 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव यानी मैग्नीज 2 पॉजिटिव, लिगेंड तो भी बाद में आएंगे। मैग्नीज 2 पॉजिटिव, D5 सिस्टम, D6 D7 क्या होगा, D5 सिस्टम। तो या तो वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी या फिर ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। उसके बाद देखिए अब क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा हाई है, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी, T2G5 EG0 आएगी, ठीक है। आपके पास 3-4 ऑप्शन दे देंगे वो, ठीक है। मैग्नीज 2 पॉजिटिव के लिए कौन सी ऑक्सीडेशन आएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए D5 की क्या होती है, T2G5 EG0। नेक्स्ट केस है आपके पास क्रोमियम और अमोनिया का दे रखा है। क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा सिस्टम होता है, बताओ। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, D6 D5 D5 क्रोमियम है ये, एटॉमिक नंबर 24 होता है ये, 24 कितनी होगी अब, D3 सिस्टम है ये, D3 सिस्टम में अगर आप देखें, चाहे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो चाहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, कोबाल्ट F63 नेगेटिव, यानी कोबाल्ट इज इन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में मतलब कौन सा सिस्टम हुआ, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, बस एक D5 को पकड़ के उसी को घूमे जा रही हो, D5 कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, ठीक है 27, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो क्या आएगा, D6 सिस्टम है ये, D6 सिस्टम। और फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नोट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, T2G4 EG2, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्या पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ से पूछी जा सकती है। समझ में लगी है कैसे निकालनी है, ठीक है। अगर आपके पास मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, देखो यहाँ पे मेटल मैंने कोई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं लिया, ठीक है। अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो भी आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। मेटल अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग हो तो भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ में लगी ये बात, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है इन सबकी, ठीक है। क्या करनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है इन सबकी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे बस। चलिए सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला दोबारा देखिए, क्या होता है, -0.4 n इंटू T2G प्लस 0.6 n इंटू EG। मतलब क्या है, T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस EG में जितने इलेक्ट्रॉन है उन सबको आपने क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें। देखो सबसे पहली बात, आपके पास T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या आ गया, -0.4 इंटू 1,
उसके बाद Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो क्या वैल्यू आ गई, -0.4। ठीक है, तो ये क्या आ गई, -0.4। इधर भी क्या आएगी, -0.4। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चलाना है, पेन कम चलाना है। अब देखो क्या है, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, Eg तो अभी भी खाली है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो क्या आएगा, -0.8। T2G में 3 हो गए, यानी 0.04 और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1.2। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन Eg में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, Eg में आ गया, यानी क्या हो जाएगा, +0.6, तो क्या हो जाएगा, -1.2। देखो ये तो फैक्टर तो यही रहेगा, -1.2 + 0.6 क्या आ जाएगा, -0.6। तो यहाँ पे क्या आ गया, -0.6। ठीक है, अब देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन आने से -0.6 का डिफरेंस आ गया, तो एक और अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो -0.6 का और डिफरेंस आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर से दोबारा से सेम पैटर्न शुरू कर देना, 0.4, 0.8, 1.2, 0.6, बस। ठीक है, समझ में लगा। पहले का अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन का 0.4 तो अगले का 0.8 आएगा, फिर उससे अगले का 1.2 आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन अगर Eg में आ गया तो क्या हो जाएगा, 0.6 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर अगले में 0.6 और कम होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से ऊपर से शुरू कर देना, चाहे आप करके देख लीजिए, ये हमने इसका करा, इसका करके देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें Eg में, यानी क्या आ जाएगा, -1.6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, यानी 1.2 क्या आ जाएगा, -0.4। देखो बताया था, -0.4, फिर अगले में -0.8, फिर अगले में -1.2, फिर अगले में -1.2, फिर अगले में क्या आएगा, -0.6। ये D10 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, D10 में क्या हो जाएगा, फिर से वो 0 हो जाएगा, D10 में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। समझ में लगा कैसे करना है। ठीक है, -0.4, 0.8, 1.2, 0.6, 0.4, 0.8, 0.2, 0.6, 0, मतलब इतने याद कर लीजिए 0.5 तक, बस उसको फिर रिवर्स करके दोबारा से लिख देना है। समझ में लगा ये, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो क्या है, जब तक आपके पास D3 सिस्टम है, जब तक आपके पास D3 सिस्टम है तो उसमें ना ही कोई लो स्पिन की बात होती है, ना ही हाई स्पिन की होती है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले ऑर्बिटल में ही फिल होने हैं। तो इसका मतलब क्या, 3 तक तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, 3 तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखो क्या है, 4th इलेक्ट्रॉन जब लो स्पिन में ऐड होता है, वो किस में ऐड होता है, T2G में ही ऐड होता है। तो ये क्या होगा, इसको और इंक्रीज करते जाओ, 1.6, 2.0, 2.4। जब आपके पास देखो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, अब क्या हो चुके हैं, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ आ रहा है, Eg के अंदर, Eg के अंदर आ रहा है, तो क्या करोगे, +0.6 करोगे, +0.6 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1.8, फिर बस अब इसको घटाते रहो, D10 के लिए 0। ठीक है, समझने लगी ये बात। बस आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जगह उसमें उसको फिल करके देखना है। इसको अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें किसी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे पहले क्या है, 0.4, 0.8, 1.2, ये तो यहाँ तक के लिए सेम है। इसमें क्या करना है, आपको फिर डिक्रीज करते शुरू चलना है। क्या करना है, 0.6 डिक्रीज, फिर दोबारा से वही फैक्टर। इसमें क्या आएगा, अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी इसी में फिल हो रहे हैं, तो 1.6 आ गया, 2.0, 2.4। अब ये क्या हो गया, मैक्सिमम फिल्ड हो चुका है, मैक्सिमम फील्ड हो चुका है। अब क्या जाएगा, Eg के अंदर, Eg के अंदर जाएगा, फिर से क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और डिक्रीज 0.6 का करना है, याद रखना, क्योंकि ऊपर जब जाता है तो 0.6 का फैक्टर आता है। समझ में लगी ये चीज़, कोई डाउट इसमें? मुश्किल है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी, नहीं ना? तो बस इसी तरीके से आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है इस केस में। ठीक है, कर दूँ अब इसको। उसके बाद ये था आपके पास ऑक्टाहेड्रल के लिए, सेम बेसिस पे आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल में देखिए क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग रिवर्स होना, जैसे पहले उसमें क्या था, T2G ऑर्बिटल नीचे आ रहा था, Eg ऑर्बिटल ऊपर जा रहा था, यही है। और टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, ये रिवर्स हो जाएगा, Eg ऑर्बिटल नीचे आ जाएगा, T2G ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वहाँ पे कैसे निकालते थे, -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन।
इसमें अब क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। कैसे? -0.6 Eg के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 T2G के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऑर्डर रिवर्स हो गया ना, तो इस केस में ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। समझ में लगी इतनी बात? ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक बात करी थी, यहाँ पे आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं। यही बात करी थी ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी। एक बात याद रखना, टेट्राहेड्रल में सिर्फ और सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनते। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनते। उसका रीजन क्या है वो भी सुन लीजिए। देखिए ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, आपके पास 6 लिगेंड्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 लिगेंड्स होते हैं। अगर 6 लिगेंड्स होते हैं तो स्प्लिटिंग क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस केस में क्या होता है, डेल्टा नोट आपके पास इंक्रीज कर सकता है। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में कितने लिगेंड्स होते हैं, 4। अगर 4 लिगेंड्स हैं तो कम स्प्लिटिंग करेंगे, कम स्प्लिटिंग करेंगे तो जो डेल्टा टी आएगा, इसको डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा टी आएगा तो वो क्या आएगा, हमेशा कम ही आएगा। समझने लगा? यहाँ पे 6 लिगेंड्स थे तो डेल्टा नोट ज़्यादा हो जाता था, यहाँ पे 4 लिगेंड्स हैं यानी कम स्प्लिटिंग होगी, कम स्प्लिटिंग होगी तो डेल्टा टी क्या होगा, कम, यानी क्या बनेगा आपके पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम वैसे ही रहेगी, फॉर्मूला n+2 अंडर द रूट। उसके बाद कलर स्पेक्ट्रा समझ में आता है कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। ये क्या होता है, कौन सा सिस्टम होगा ये, D1 सिस्टम। ये किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। वॉयलेट कलर का रीजन क्या है इसका, DD ट्रांजिशन। देखिए क्या है आपके पास, पहले भी करवा रखा है कलर स्पेक्ट्रा जो DD ट्रांजिशन का होता है। ठीक है, मेटल उसके अंदर D ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो ये सेम वही चीज़ है और कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो ये क्या है आपके पास, T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे ही एनर्जी जाती है, जैसे हम इसको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है तो कुछ एनर्जी एमिट करता है, और उस एनर्जी एमिट करने के कारण ही क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स का कलर होता है, जिसके कारण ये क्या है, वायलेट कलर का है। ठीक है, तो DD ट्रांजिशन के कारण क्या है, कलर आता है। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जिसमें क्या आता है, जो कलर आता है वो चार्ज ट्रांसफर के कारण आता है, जैसे KMnO4। KMnO4 में मैग्नीज में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो DD ट्रांजिशन नहीं होगी। उसके बाद V2O5 में वैनेडियम क्या होगा आपके पास, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी D0। उसमें भी D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस केस में भी क्या होगी आपके पास, चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है मेटल कार्बोनिल्स, या फिर पहले लिख लीजिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये समझ में लगा सारा। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, देखो नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल। तो वो सभी कंपाउंड्स जिसके अंदर क्या हो, कार्बन और मेटल की डायरेक्ट बॉन्ड बनी हो। ठीक है, कार्बन और मेटल की डायरेक्ट बॉन्ड बनी हो, उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा है, CH3Mgx। तो देखो ये क्या है आपके पास, मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और इसने क्या करा है, यहाँ पे कार्बन के साथ डायरेक्ट एक बॉन्ड बना रखी है, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, और आपने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे कि और चलिए और एग्जांपल देखते हैं। RMgx हो गया आपके पास। उसके बाद एक आपके पास जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, लिख लीजिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। भी कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। देखिए एक, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करके देखें तो इस टाइप से बनता है।
तो देखो यहाँ पे मेटल और कार्बन की बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन की बॉन्ड है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है आपके पास इस टाइप का कि कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, तो जो अभी मैंने बनाया था एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके साथ क्या लगाया था, इथोक्सी ग्रुप, तो वो क्या था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं था। उसके बाद आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जीज साल्ट। जीज साल्ट ये क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। ये क्या है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है एक। देखो ये क्या है, प्लेटिनम, 3 इसके साथ क्या लगे होते हैं, Cl लगे होते हैं, और ये क्या लगा हुआ है आपके पास, एक एल्कीन लगा हुआ है, यानी CH2 लगा हुआ है। तो देखो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बन रही है इसकी, तो ये क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको क्या बोला जाता है, जीज साल्ट, ठीक है। उसके बाद और आपके पास इस टाइप का भी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल सकता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। टंगस्टन के साथ 6 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो टंगस्टन और मिथाइल की इसमें क्या होती है, डायरेक्ट बॉन्ड होती है, तो ये भी क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। उसके बाद ठीक है, जितने आपके पास कार्बोनिल्स हैं, अभी मैंने निकल टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर बनाया था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि निकल और कार्बन की बॉन्ड बनती है इसके इसमें, ठीक है। तो ये एक आपके पास हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उसके बाद FeCO5, एक ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटागनल बायपिरामिडल, ट्रायगनल बायपिरामिडल। ये क्या है, ट्रायगनल बायपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है FeCO5 का, ठीक है, समझ में लगा ये। उसके बाद 2 आपके पास और एग्जाम्पल हैं, फेरोसिन का। फेरोसिन क्या होता है, सुना कभी, फेरोसिन, ये होता है आपके पास फेरोसिन। देखिए क्या है, आयरन के साथ 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स जुड़ी हुई हैं। ये क्या है, 5 मेंबर की 2 रिंग्स इसके साथ क्या है, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सैंडविच कंपाउंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच क्यों, क्योंकि देखो जो आयरन है, 2 रिंग्स के बीच में क्या हो रखा है, सैंडविच हो रखा है। जैसे क्या होता है, बर्गर के अंदर टिक्की लगी होती है, टिक्की क्या होती है, सैंडविच होती है ना, उसके अंदर भरी हुई होती है। तो वैसे ही है, आयरन क्या है, 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स के बीच में क्या हो रखा है, कवर हो रखा है। वैसे ही जैसे आपके पास फेरोसिन है, एक क्रोमियम और बेंजीन का कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होगा, क्रोमियम और उस पर क्या लगी होगी, बेंजीन लगी होगी ऐसे। ये भी क्या है आपके पास, सैंडविच कंपाउंड है, क्योंकि क्रोमियम क्या है, 2 बेंजीन रिंग के बीच में सैंडविच हो रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। आप थोड़ा सा इसको और भी एग्जांपल बुक में से इसको देख सकते हो। समझ में लग गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। बस आपको ये चेक करना है कि कार्बन की और मेटल की डायरेक्ट बॉन्ड होनी जरूरी है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी थे, लेड टेट्राएसिटेट, टेट्राएसिटेट नहीं, टेट्राइथाइलेट, सॉरी, टेट्राइथाइलेट, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। लेड मेटल है, कार्बन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दोनों के आपस में क्या है, बॉन्ड बनी हुई है, तो ये भी क्या आपके पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो कुछ इस टाइप के आपके पास कुछ भी कंपाउंड पूछा जा सकता है, ठीक है।